बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की नई टीम ने संगठन का काम संभालते ही पार्टी में अनुशासन का चाबुक घुमा दिया है। नई कार्य समिति बनने के बाद बीजेपी की रडार पर आए मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी। ऐसा कहा जा रहा है कि जब पार्टी सत्ता में नहीं थी तब के उनके बर्ताव को पार्टी भूली नहीं है। तब से ही पार्टी उनके क्रियाकलाप और बयानों को लेकर नाराज चल रही है। इसके अलावा मेहर विधायक अलग विंध्य राज्य पर भी बयान देते रहे हैं। ऐसी खबरें भी आई कि पिछले दिनों में उन्होंने अपने निवास पर इसको लेकर एक बैठक की थी, जिसे प्रदेश बीजेपी ने गंभीरता से लिया और उन्हें प्रदेश मुख्यालय तलब किया। अंदर की खबर ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उन्हें फटकारा भी है, जिसका असर उनके हाव भाव पर भी देखा गया। जब वे प्रदेश कार्यालय से बाहर आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली हुई दिखी। मुखरता से अपनी बात कहने वाले नारायण त्रिपाठी के सुर भी बदले हुए थे। तो सामान्य मुलाकात करने चला है, 15-20 दिन से मेरी मुलाकात नहीं थी। आज मैं फ़ोन लगाया, बोले मैं पार्टी कार्यालय में आ जाऊँ। आ गया, 2 मिनट मुलाकात करके जा रहा हूँ। खबरें हैं कि बीजेपी अब पार्टी रेखा लांघने वाले ऐसे नेताओं को चुन चुन कर तलब कर रही है। नारायण त्रिपाठी के पहले पूर्व मंत्री और जबलपुर से बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई को भी बीडी शर्मा ने प्रदेश कार्यालय तलब किया था। कुल मिलाकर प्रदेश संगठन ये याद दिलाना चाहता है कि जो अनुशासन का पाठ उन्हें पढ़ाया गया है उसे फिर से याद कर लें। नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इस नाते वो अपने प्रदेश अध्यक्ष से मिलने आए हैं, लेकिन नारायण त्रिपाठी विंध्य प्रदेश की मांग अपने स्तर पर कर रहे हैं। किन लोगों के कहने पे कर रहे हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, इसकी कोई भी स्पष्टता नहीं है। नारायण त्रिपाठी ही इस बारे में ठीक से बता सकते हैं। आज वो आए थे और मुझे लगता है कि नेतृत्व ने जरूर उनसे इस पर बात की होगी। किसी भी क्षेत्र का कल्याण हो, छोटे राज्य भी बने, इस फेवर में भी भारतीय जनता पार्टी रहती है, लेकिन ये पार्टी फोरम पर तय होता है कि किस क्षेत्र में क्या होना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अपनी बात कहने की स्वतंत्रता नहीं है। नेताओं को दबाया जाता है। जिस तरह से सरकार में महाकौशल और बिंद की उपेक्षा की गई, उसके बाद बिंद के नेता अलग प्रदेश की मांग करने लगे। अब उस मांग को दबाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, हमारे नेताओं को अपनी बात कहने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ नेताओं को दबाया नहीं जाता है, उनकी बात कहने से रोका नहीं जाता है। बस पार्टी की नीति नियम का ध्यान रखते हुए अपनी बात कहने का अधिकार है। कांग्रेस और बीजेपी के कल्चर में बड़ा बेसिक अंतर है। कांग्रेस अपने नेताओं को खुलकर अपनी बात कहने की आज़ादी देती है, जिसका उसे फायदा भी होता है और कभी कभी भारी नुकसान भी। लेकिन बीजेपी में पंचनिष्ठा के पाठ की गांठ बड़ी मजबूत है। इसे जिसने खोला और खोलने की कोशिश की, पार्टी में मानो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। शायद इसी ताकत के बूते बीजेपी आज फर्श से अर्श पर है और कांग्रेस की हालत किसी से छिपी नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। हमारा आज का मुद्दा है संगठन ही नारायण। संगठन ही वो शक्ति है जिसके दम पर बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। संगठन बिखरा तो फिर ऊपर वाला भी नहीं बचाता। बीजेपी इस ताकत को बखूबी समझती है और शायद यही वजह है कि जब जब पार्टी के भीतर संगठन के इतर बात होती है तो इसे गंभीरता से लिया जाता है। बीजेपी कार्य समिति गठित होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पूरे दमखम से संगठन शक्ति को निखारने में लग गए हैं। ऐसे में अब उन लोगों को वार्निंग दी जा रही है जो पार्टी की लाइन से हटकर बयानबाजी कर रहे हैं। आज बात मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी और पार्टी लाइन तोड़ने वाले नेताओं पर होगी। इस मुद्दे का विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा दूं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। ग्वालियर से इस वक्त हमारे साथ राजेश सोलंकी साहब जुड़े हैं, नेता हैं बीजेपी के। सोलंकी साहब, स्वागत है बंसल न्यूज़ में आपका। और इसके अलावा इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ अजय सिंह यादव साहब मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। और जल्दी हमारे साथ सुशील शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ने वाले हैं। शुरुआत करूंगा ग्वालियर से। राजेश सोलंकी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश सोलंकी साहब, क्या ये माना जाए कि जो बात नारायण त्रिपाठी कह रहे थे वो सही थी, यानी जो सफाई दे रहे थे मुस्कुराते हुए वो सच थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पहचान ही अनुशासन है। भारतीय जनता पार्टी, आप ही कह रहे हैं, जो फर्श से अर्श पे पहुंची है, उसका कारण भी ये है कि हमारे यहाँ एक लाइन में सब चलते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान केंद्र का कार्यक्रम भी कार्यकर्ता भी काम करता है, प्रदेश अध्यक्ष भी करते हैं। और इसलिए
अनुशासन भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, उससे समझौता करने का तो सवाल न पहले था, न है, न आगे होगा। लेकिन अभी जब मैं नारायण त्रिपाठी को सुन रहा था जो आप कह रहे हैं जी, तो ये बात सही है कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ा प्रदेश है, सांसद भी एक क्षेत्र के वो हैं, उनकी व्यस्तता रहती है और इसलिए बीच बीच में उनसे जब वो भोपाल आते हैं लोगों को बुलाते भी, लोग मिलने भी आते हैं। और नारायण त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लगातार साथ में तमाम तरह की चर्चा बीच में चली, लेकिन हर बार उन्होंने ये कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में ही हूँ। इसलिए मुझे लगता है वो सहज मिलने आए होंगे, जो वो कह रहे हैं वो सही है। चलिए, वो एक अलग बात है कि नारायण त्रिपाठी ने 2018 में भी ये कहा था कि मैं बीजेपी के साथ हूं, लेकिन क्रॉस वोटिंग उस वक्त विधानसभा में देखने को मिली थी। अजय सिंह यादव साहब के पास रुख करूंगा मैं। अजय सिंह साहब, हम जब देखते हैं दरअसल बीजेपी और कांग्रेस को, एक फ़र्क बड़ा ये नज़र आता है। और दरअसल ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजनीतिक गलियारों में भी बात है। संगठन के स्तर पर जब हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि विरोध के सुर सिर्फ कांग्रेस के भीतर से उभरते हैं, विरोध के सुर बीजेपी के भीतर से भी उभरते हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास, अगर मैं उपचुनाव से लेकर अब तक का जिक्र करूं। एक तो ये कि सिंधिया साहब और 19 उनके समर्थक, फिर अजय विश्नोई साहब, नारायण त्रिपाठी, डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार, जयभान सिंह पवैया और दीपक जोशी। हालांकि विरोध के सुर नहीं थे, उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस की तरफ से उनको ऑफर मिला है। लेकिन बीजेपी जिस खूबी के साथ इन तमाम चीज़ों को हैंडल करती है, मैनेज करती है, कांग्रेस के भीतर ये पुट थोड़ा कम नज़र आता है। देखिए सोहेल जी, आज जिस तरह की नारायण त्रिपाठी जी की बात सामने आई है, पहले मैं उस पर रोशनी डालना चाहूँगा। जब हम विधानसभा चुनाव में कोई भी नेता या प्रतिनिधि जनता के बीच में जाता है तो वो जनता से कहता है आप हमें चुनाव जिताइए, हमारी पार्टी की सरकार बनवाइए और हमारी सरकार बनते ही क्षेत्र का विकास चालू हो जाएगा। 15 महीने आपकी सरकार नहीं रही, उसके बाद फिर भाजपा की सरकार बनी। विंध्य वो इलाका है जहां 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और कांग्रेस के केवल 3 विधायक हैं। तो अगर ये कहा जाए कि ये सरकार विंध्य की वजह से भारतीय जनता पार्टी की है, अन्यथा सिंधिया जी की बगावत के बाद भी आप सरकार नहीं बना पाते। उसके बाद उस इलाके को क्या मिला? एक राज्य मंत्री जिनके पास एक ऐसा विभाग जिसमें बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। तो क्या उस क्षेत्र की जनता का दबाव नहीं आता होगा कि आप अपने क्षेत्र के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं? तब जनप्रतिनिधि आवाज़ उठाता है कि हमें अलग राज्य दिया जाए ताकि हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। तो इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने एक बड़े क्षेत्र की उपेक्षा की है और जनता के बीच में जनप्रतिनिधि सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें ऐसी बात कहनी पड़ रही है कि हमें अलग प्रदेश बनाना है। इसमें एक और बड़ा अच्छा संयोग है कि भाजपा के किसी विधायक या सांसद ने जो विंध्य इलाके से आते हैं इस मांग का विरोध नहीं किया है। नारायण त्रिपाठी जी ने जो मांग रखी, भाजपा के सभी जनप्रतिनिधि जो उस इलाके के हैं उस मांग के साथ दिखाई देते हैं। नहीं तो राजेंद्र शुक्ला जी जैसे मंत्री रहे 15 साल तक उसी इलाके से, खनिज संसाधन के मामले में 35% रेवेन्यू अकेला विंध्य से मिलता है इस प्रदेश को, जहां आज मंत्री नहीं है, विकास नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की मांग उठना जायज़ है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी जायज़ मुद्दों पे उठाई हुई मांग को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्होंने असंतुलन किया है। एक इलाके के 15 मंत्री बना दिए हैं, दूसरे के कुछ भी नहीं। और जब अपनी आवाज़ उठाते हैं, चाहे विश्नोई जी हों, नारायण त्रिपाठी हों, तो आप बगावत दबाने के लिए तलब करते हैं। और मुझे नहीं पता भाजपा में किस तरह से दबाव बनाया जाता है, ये सोलंकी जी जाने, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये ठीक नहीं है। जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होना चाहिए। जनता के बीच में उन्हें जवाब देना पड़ता है। वो जनता को नहीं बता पाते हैं कि हमने 25 विधायक के बाद भी इस क्षेत्र को क्यों जनप्रतिनिधि नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इस तरह की बातें आती हैं जो सहज प्रक्रिया है। ठीक, और इस बीच सुशील शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। शर्मा साहब, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ की इस चर्चा में। और बतौर एक न्यूट्रल अंपायर मैं आपको इस चर्चा में देखता हूँ, और इसलिए आपसे मेरा जो सवाल है, या फिर यूं कहें कि मैं जो चीज़ आपसे समझना चाहता हूं मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से, ख़ासकर दोनों पार्टीज़ को हम फोकस में रखते हुए अगर बात करें, तो हम जिस टाइटल को लेकर आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो है कि संगठन ही नारायण है। हालांकि ये टाइटल हमने नारायण त्रिपाठी के आज बीजेपी दफ्तर में जो उनकी विजिट हुई उसको लेकर चुराया है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा आपसे, वो समझना चाहूँगा दरअसल इस वक्त किस तरह के हालात दोनों राजनीतिक पार्टियों के भीतर हैं, विरोध और मैनेजमेंट को लेकर। देखिए सोहेल जी, आपकी बिल्कुल सही बात है। संगठन ही नारायण है, ये भाजपा में तो ज़्यादा मुफीद बैठता है क्योंकि वहाँ पर संगठन ही सर्वोपरि है। कांग्रेस में संगठन नारायण नहीं है, वहाँ पर नेता नारायण है।
आप देखिए अभी अजय जी बोल रहे थे जिस तरीके से कि विरोध के स्वर होते, बगावत के स्वर होते, तो उन्हें जो है दबाया जाता है। कांग्रेस में दबाया नहीं जाता है। अगर दबाया जाता, बुलाया जाता, समझाया जाता तो इतनी बड़ी बगावत नहीं होती। ये सबसे बड़ा फ़र्क है। बीजेपी में तमाम विरोध के स्वर उठेंगे, क्योंकि अभी तो जिस तरीके का मंत्रिमंडल है ये विरोध लगातार होगा, लेकिन ये विरोध बगावत का स्वरूप लेके टूट का स्वरूप ले पाएगा इसकी संभावनाएं बहुत कम है। क्योंकि बीजेपी अपने विधायकों को मनाने, उनके साथ बैठकर चीज़ों को समझने की कोशिश ज़्यादा बेहतर तरीके से करती है। और बीजेपी के बड़े नेता जो भी बगावत की सोच रहे हैं वो ये भी जानते हैं कि बीजेपी से इतर होने के बाद उनका भविष्य पर भी बड़ा सवालिया निशान लगेगा। तो ये सब चीज़ें, जहाँ तक आप नारायण त्रिपाठी की बात करें कि नारायण त्रिपाठी जब कांग्रेस छोड़कर आए थे तब उन्होंने यही कहा था कि वहाँ पर विकास और ये सब चाहिए, और उनके आदर्श मेयर की बात की गई थी। तो इन्होंने पहले विश्वास जताया बीजेपी पे। अब उनको चूंकि सबकी जो सबकी महत्वपूर्ण जो महत्वाकांक्षा वो है मंत्री बनने की, वो मंत्री बनने का जो है मुझे लगता है विंध्य के साथ महाकौशल, बल्कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं का मंत्री पद जो है इस वक्त खटाई में है जी। पर बाकी सब लोग पार्टी स्तर पर अपनी बात कह रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनके एडजस्टमेंट की बात हो रही होगी, हो या ना हो ये अलग मुद्दा है। लेकिन बीजेपी उनको लगातार जो है शांत करने की कोशिश करेगी, उनको सांत्वना देने की कोशिश करेगी, परिस्थितियां समझाने की कोशिश करेगी। नारायण त्रिपाठी ये तब बहुत अच्छे थे जब बीजेपी बहुमत से दूर थी। आज की डेट में आप देखिए 107 प्लस 19 सीटें, तो 126 तो यही हो गए। और इसके अलावा निर्दलियों का भी सपोर्ट मान ले 130 के कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बीजेपी है। यदि नारायण जो है नारायण जपना भी शुरू करेंगे तो उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। बीजेपी एक दो बार उन्हें समझाएगी, उसके बाद उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाएगा। और क्या ये इसलिए भी कि दरअसल जो मजबूत पक्ष है उसके साथ लोगों की एक मजबूरी भी बनती है कि आपको खड़े होना पड़ेगा, वरना डूबते जहाज में से लोग फौरन कूद जाते हैं। अब देखिए अगर आप देखें तो पिछले साल जिस तरीके का घटनाक्रम विधानसभा में हुआ था, उस हिसाब से तो यही लगता है कि नारायण त्रिपाठी और एक और विधायक थे शरद कौल, उनका तो यही मानना था कि जहां जो है सत्ता वहां पर हम। ठीक, राजेश सोलंकी साहब इस वक्त मेरे साथ बने हुए नेता हैं बीजेपी के। राजेश साहब, क्या लगता है अगर हम सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा करते हैं कि दरअसल चूंकि बीजेपी पावर में है और पिछले 15 साल से लगातार मध्य प्रदेश में सत्ता पर आसीन भी रही, तो एक जो ताकत पार्टी और संगठन के बीच बनता है, बैठता है, और जो स्थापित बीजेपी ने किया भी, क्या कुछ नेताओं की ये मजबूरी भी हो जाती है कि नहीं अब एडजस्ट हमें करना पड़ेगा, पार्टी एडजस्ट नहीं करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक फार्मूले पे काम करती है कि ये जो नेशन है, ये देश है, फर्स्ट है, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ये जानते हैं जब भी वो अपने खुद के स्वार्थ को या खुद की प्रतिष्ठा को सामने लाते हैं और पार्टी से ऊपर करने का प्रयास करते हैं, तो उनको समझाइश देना, समझाना, ये पार्टी संगठन का काम है, वो करता है। ये नारायण त्रिपाठी जी या जितने भी नाम होंगे, जो लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, जिनके नाम आप ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं जी। ये विधायक इसलिए हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद करती है, नरेंद्र मोदी जी को, शिवराज सिंह जी को पसंद करती है, इसलिए उनको वोट मिला और वो चुनाव जीते। अन्यथा जो लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग पहले भी हुए थे, जिन्होंने पार्टी के सिंबल के अलावा या पार्टी से हटके चुनाव लड़ा, तो जनता उनको पहले स्वीकारती थी जब वो पार्टी में थे। बाद में क्या हुआ फिर उनको लौट के ही आना पड़ा ना। इसलिए ये नेताओं को भी समझता है, इसलिए एक हद तक वो आगे जाते हैं। लेकिन देखिए, पार्टी सबसे ऊपर है। अभी सुशील जी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि है। उसके नीचे कोई आदमी जाने का प्रयास करेगा तो वो निश्चित रूप से खुद का स्वाभिमान खो देगा, और अगर ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश करे तो पार्टी निश्चित रूप से उसको किनारे करेगी। आप तो पार्टी की गाइडलाइन में रहिए, जनता की सेवा कीजिए। आपको उन्होंने विधायक चुना है, और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार है, कमलनाथ जी नारायण त्रिपाठी की इतनी तो नहीं सुनेंगे जितनी शिवराज सिंह जी सुनेंगे। इसलिए जनता के काम करें, प्रेम से रहें, आराम से रहें, और पार्टी की गाइडलाइन का पालन करते हुए रहना, ये प्रत्येक जो पदाधिकारी है, जो विधायक है, जो जनप्रतिनिधि है, उसका कर्तव्य है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। ठीक, अजय सिंह यादव साहब, जैसा कि अब राजेश सोलंकी साहब भी कह रहे थे कि देखिए पार्टी बड़ी होना चाहिए, नेता नहीं। और शायद उसी बात का जिक्र सुशील शर्मा साहब ने किया जब मैंने उनसे कहा कि संगठन ही नारायण है, तो उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के लिए तो हो सकता है, लेकिन शायद कांग्रेस में उनके नेता ही नारायण बनने की कोशिश करते हैं, और यही शायद एक बड़े बिखराव की वजह भी मध्य प्रदेश में दिखती है।
देखिए सोहेल जी, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वैसी हो गई है, द्वंद्व कब तक टाला जाए और युद्ध कहां तक टाला जाए। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि नेचुरल नहीं है। जब विधानसभा होती है, तमाम क्षेत्रों के प्रतिनिधि आते हैं और तमाम क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ये कोई नई परंपरा नहीं है, 70 सालों से यही होता रहा है, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। लेकिन इस सरकार में कहीं बैलेंस नहीं है, किसी इलाके में नहीं। मैं आपको बुंदेलखंड का भी एक उदाहरण देता हूं। बुंदेलखंड के एक जिले सागर से 3 कैबिनेट मंत्री, लेकिन बकाया 4 जिलों से एक भी मंत्री नहीं। तो जहां जितना दबाव बना दिया वहां उतना प्रतिनिधित्व मिल गया। महाकौशल की स्थिति भी बिंद जैसी है। तो भारतीय जनता पार्टी इन बगावतों को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भाजपा को ये समझना पड़ेगा कि जो साथी बिना सत्ता के आपके साथ एक दिन रहने के लिए तैयार नहीं है, तो बाकी लोग कब तक अपने इलाकों की उपेक्षा देखते हुए इस तरह की स्थितियों में रहेंगे। आप दबाएंगे, हो सकता है कुछ दिन तक ये दबाव चले, लेकिन ये बगावत खुल के सामने आएगी। मैं एक और चीज कोट करना चाहता हूं। भाजपा की अभी संगठन की कार्यकारिणी घोषित हुई। जो नेता मंत्रिमंडल के 70% पद लिए बैठे हैं, संगठन में उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके साथ आए हुए केवल एक व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया। तो भाजपा के नेताओं से पूछा गया, तो मुझे एक भाजपा के नेता ने व्यंग्यात्मक कहा कि सौदा सरकार का हुआ था, संगठन का थोड़ी हुआ था। तो संगठन में इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं रहेगी, केवल सौदेबाजी तो सरकार में मलाई के लिए हुई थी। तो इस तरह की सौदेबाजी से जो लोग उपेक्षित हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी बगावत दिखाएंगे। और वो दिन भी आएगा जब मध्य प्रदेश में ये बगावत खुल के दिखाई देगी, क्योंकि भाजपा जो कर रही है वो ठीक नहीं है। इस तरह की प्रक्रिया नहीं होती है लोकतंत्र में। ठीक। सुशील शर्मा साहब, क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस को सिर्फ इस इंतज़ार में मुस्कुराते रहना चाहिए कि जो बगावत अंदर से चली है वो एक दिन फूट का रूप लेगी और कोई बड़ा बदलाव राजनीति में देखने को मिलेगा, या फिर ज़मीन पे कुछ और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि गिरबान अपने पास भी होता है और झांक के अगर आप बहुत जल्दी करेक्शन कर लें तो शायद ज़्यादा फ़ायदा है। देखिए, कांग्रेस के लिए ये उम्मीदों पे तब टिका रह सकते थे जब बीजेपी में इन विरोधियों का, इन बागियों, कथित रूप से जो बागी बनने की तरफ जा रहे हैं या बोला जा रहा है, उनका कोई लीडरशिप होती। कोई लीडर नहीं है उनका, सब स्वतंत्र अपने अपने तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस इसलिए बिखर गई, कांग्रेस का एक बड़ा लीडर शिफ्ट हो रहा था, उसकी उपेक्षा हो रही थी। उसके साथ विधायक गए हैं, वो हो सकता है मन से गए हों या बेमन से गए हों, वो अपने लीडर के साथ गए हैं। बीजेपी में यही सबसे बीजेपी की खूबसूरती कह लीजिए कि वहाँ पर जो है नेता के साथ बहुत ज़्यादा संख्या नहीं होती है। ज़्यादातर लोग जो है संगठन के साथ होते हैं, संगठन की गाइडलाइन के हिसाब से काम करना चाहते हैं। तो ये बड़ा बदलाव जो है बहुत मुश्किल है। अगर ये हो जाता है तो ये भी अपने आप में एक बड़ी घटना। हालांकि ये सिर्फ अपन कयास ही लगा रहे हैं, इसकी संभावना मुझे नहीं लगता है। हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सबसे मूल मुद्दा है, विंध्य की मांग उठाई गई है। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि कांग्रेस को भी मालूम है कि विंध्य बड़ा उपेक्षित है और वहां से बीजेपी को जो है बहुत ज्यादा विधायक वहीं से जीत के आए हैं, तो ये एक हवा देने की कोशिश की जा रही है। हवा वो बीजेपी के विधायक के माध्यम से तो दे नहीं सकते, ऐसे विधायक जिनकी खुद की जो है इमेज जो है दल बदलू की रही है, उनके माध्यम से जो इस बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इस ट्रैक पे कौन कौन विधायक इसके साथ आते हैं ये देखना होगा। हालांकि इसकी भी संभावना कम है क्योंकि बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में बहुत माहिर पार्टी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, एक जो सबसे जो दर्द जो झलक रहा है, चाहे वो अजय विश्नोई का चाहे होगा, देखिए बीजेपी में उससे ज़्यादा दर्द झेलने वाले लोग हैं जो 3 बार 4 बार 5 बार के विधायक हैं, वो तो एक भी बार मंत्री नहीं बने हैं। उनकी तरफ भी तो देखना होगा। जो एक बार चाहे राजेंद्र शुक्ला हो, चाहे ये संजय पाठक हो, ये मंत्री बन चुके हैं, वो लोग तो अभी इंतजार ही कर रहे हैं। उनकी तो आयु भी पूरी हो रही है, उनको तो मंत्री पद भी नहीं मिला है। तो अगर यही बात होगी तो बीजेपी ये बात भी कह सकती है और ये बात लोगों को समझना भी चाहिए। भाई आपकी उपेक्षा नहीं हो रही, आप एक बार विधायक 2 बार विधायक बन चुके, मंत्री भी बनाए जा चुके, अब तो उनकी बारी आनी चाहिए ना, जो एक बार भी मंत्री नहीं बने। यानी ये मैनेजमेंट जो है इसको बखूबी बीजेपी कर रही है और इसीलिए तमाम चीज़ें जो बड़ी स्मूथली उनके हक में चली जा रही हैं। राजेश सोलंकी साहब, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह का जिक्र राजेश सिंह यादव साहब ने किया कि चाहे वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो या फिर संगठन में नई नियुक्तियाँ हों, उनका कहना है कि जो क्षेत्र हैं उन तमाम चीज़ों को बैलेंस बीजेपी नहीं कर पाई और फिर ये वो उम्मीद भी जताते हैं कि आगे जो हैं वो
विरोध के स्वर और उभरेंगे और बीजेपी के भीतर हमें कई चीज़ें देखने को मिलेगी। क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है संगठन के तौर पर कि कुछ भी हो एडजस्टमेंट तो हो जाएगा? पहली बात तो यह कि विरोध के स्वर भारतीय जनता पार्टी में नहीं उभरेंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, ये जो विधायक है ये भी जानते हैं जी। जहाँ तक कुछ क्षेत्र के कम मंत्री लिए इसका सवाल जो आप पूछ रहे हैं, उसका कारण ये है कि जो लोगों ने मंत्री पद छोड़ा, जिन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी और मध्य प्रदेश के लिए छोड़ी, हमारा एक कर्तव्य था, जहाँ तक मानवता का सवाल है और भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने सभी को फिर से चुनाव लड़ाया। उसमें से जो जीते उनको मंत्री हमको बनाना, तो हमने उनको मंत्री बनाया। जिन्होंने मध्य प्रदेश के लिए कमलनाथ जी के कलंक से छुटकारा के लिए अपने इस्तीफे दिए थे, आखिर कोई मानवता, कोई भारतीय जनता पार्टी भी तो लोगों की पार्टी है ना, इसलिए उनको हमने स्थान दिया है। अब मंत्री उतने ही लेना होते हैं, कुछ मंत्री किसी क्षेत्र से ज़्यादा छोड़ के पार्टी आए तो उनको लेना ही था हमको, इसके चलते कुछ छूटे होंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मंत्रिपरिषद के जितने पद हैं, जो कुछ खाली है वो आगे जाके भरी जाएंगे। वो जो विभाग है उनके बंटवारे होते ही हैं। विधायक समर्थ होता है अपने क्षेत्र की सेवा करने के लिए। अगर मंत्री नहीं भी है तो सरकार तो उसकी भारतीय जनता पार्टी की ना, कि अपने वहाँ काम करे, लोगों का काम करे। आखिर विधायक कोई बनता है, मंत्री बनता है तो जनता की सेवा के लिए बनता है ना। और इसलिए एक बात ये भी सही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनी नहीं थी 18 में, सरकार तो अब बनी है। वो किन परिस्थिति बनी है, जिन लोगों के कारण बनी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का भी कर्तव्य है कि उनके सम्मान में बढ़ोतरी होना चाहिए और उनके मन को संतुष्टि पूरी मिलना चाहिए। ठीक, अजय सिंह यादव साहब। देखिए सोहेल जी, जिस तरह से राजेश जी ने साफ गोई से इस बात को स्वीकार किया कि जिन लोगों ने सरकार गिराई और जिनकी वजह से हम सत्ता में आए, उन्हें संतुष्ट करने के लिए इस तरह का इम्बैलेंस बना। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या प्रदेश के हित में काम होंगे या कुछ लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कि उन्होंने सत्ता गिराई इसलिए 7.5 करोड़ जनता को उसका भाजक बनना पड़ेगा? क्या ये प्रदेश की सरकार नहीं है? क्या मुझे बताइए, ऐसा कोई अपवाद मुझे याद नहीं आता कि महाकौशल में जबलपुर जैसे शहर का एक भी मंत्री नहीं है इस मंत्रिमंडल में, और पूरे महाकौशल इलाके का केवल एक मंत्री। और भाजपा के नेताओं की वेदना देखिए, आप कह रहे हैं मंत्रिमंडल हमारा है, काम हो रहा है। अजय बिश्नोई जी कहते हैं कम से कम मुख्यमंत्री जी प्रभारी मंत्री बन जाएं जबलपुर के और बिंद के, तो थोड़ा बहुत काम होने लगे। राजेंद्र शुक्ला जी अपनी ही सरकार के दौरान कोरोना काल में मजदूरों को बुलाने के लिए सरकार से अपेक्षा ना करके एक फिल्म अभिनेता से अपेक्षा करते हैं कि हमारे मजदूरों को बुलवा दीजिए। तो ये स्थिति दिखाती है कि आपके नेताओं की किस तरह से उपेक्षा हो रही है। लेकिन इस तरह का मंत्रिमंडल कभी प्रदेश का भला नहीं कर सकता है। आप बताइए, 9 महीने से प्रभारी मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि खींचतान चल रही है। उन्हें सारे जिलों का मंत्री बनना है जो केवल 4-5 जिलों के अंदर आते हैं। तो इस तरह की स्थिति से मध्य प्रदेश में जिला योजना समितियां काम नहीं कर पा रही हैं। जिले में तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग जिला योजना समिति के माध्यम से होते हैं, लेकिन 9 महीने से जिला योजना समिति नहीं है। तो इन सब चीजों का नुकसान तो प्रदेश की जनता भोग रही है ना। आपने तो सत्ता बना ली, आपने अपना बैलेंस बना लिया और जो बगावत करके आए उनको हिस्सा दे दिया, लेकिन जनता को क्या मिला? जनता भोग रही है। सुशील साहब, मैं चाहूँगा फाइनल कमेंट आपके साथ और उसके बाद इस प्रोग्राम को, चर्चा को मैं ख़त्म करूँगा। फिर वही बात जो अजय सिंह यादव साहब ने कही, एक उम्मीद पर कांग्रेस इस वक्त राजनीति कर रही है। एक तो ये कि विंध्य कितना महत्वपूर्ण मुद्दा मध्य प्रदेश की सियासत में हो सकता है, मैं चाहूँगा उस पर आपका एक छोटा सा कमेंट। और कांग्रेस मुद्दों को लपकने में आपको लगता है कि क्या पूरी तरह से खड़ी है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी भी रणनीति में कहीं कमजोरी नज़र आ रही है, वरना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुद्दा बनाया जा सकती हैं? नहीं, देखिए जी सोहेल जी, अभी तो अपन बहुत जल्दबाजी कहेंगे। अभी तो सिर्फ एक विधायक ने ये बात कही है, क्योंकि मुद्दा विंध्य का मुद्दा दरअसल बहुत नहीं, पुराना है। न केवल विंध्य का मुद्दा है, बुंदेलखंड का भी मुद्दा उठता रहा है कि बुंदेलखंड को भी अलग राज्य बनाया जाना चाहिए विकास के। देखिए, विकास को लेकर जो है ये बातें उठ सकती हैं, लेकिन सवाल ये है कि कितने लोग उनके पीछे खड़े हैं। नारायण त्रिपाठी के पीछे जब लोगों की संख्या दिखेगी तब समझ में आएगा। दूसरी ये बात है कि उसका समर्थन और जो है विरोध करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक जो है एक बात और जो बात निकल के आएगी, संगठन के स्तर पर मुझे लगता है कि क्षेत्रों को काफ़ी महत्व दिया। मैंने भी संगठन की सूची देखी थी, उसमें देखिए मालवा में से सबसे ज़्यादा 66 सीटें आती हैं, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा 8 या 9 जो है वहाँ से मंत्री पदाधिकारी बनाए गए हैं, और बाकी सभी क्षेत्रों से 28 से 40 के अंदर की सीटें आती हैं, तो वहाँ सभी से 4 से 5 जो है पदाधिकारी बनाए गए हैं। सत्ता सरकार में जरूर जो है असंतुलन, इसकी वजह यही है कि देखिए जो वो बात कह रहे हैं कि उनको संतुष्ट करना, मैं उसे कहूँगा कि वो सौदा था।
वो सौदे के तहत आए थे और सौदा उनका पूरा किया गया है। सौदे में देखिए बेईमानी करेंगे तो आपका जो है आपकी प्रतिष्ठा भी खराब होगी, तो वो सब चीजों से बचने के लिए किया गया। देखिए अपने तो अपने उन्हें तो जैसे तैसे मना लेंगे, बीजेपी ने वो सौदा भी ईमानदारी से कर दिया। भाई सौदे में तो ईमानदारी बहुत जरूरी है ना। नहीं तो आप मुझे बताइए कि कई जगह ऐसा होता है कि जो है पार्टी में आ भी जाए तो अगली बार टिकट भी नहीं मिलता, तो आप तो यहाँ तो मंत्री भी बनाया गया है। उन्हें ये एहसास नहीं कराना था कि वो उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। जिस डील को लेकर दरअसल सरकार गिरी और उस डील को पूरा किया बीजेपी ने, और शायद ये भी उनका एक मजबूत प्रबंधन कहा जाएगा कि अगर सत्ता जो परिवर्तन हुआ मध्य प्रदेश में जिन शर्तों पर हुआ, बीजेपी ने भी उसे पूरा कर देगा। सुशील शर्मा साहब, राजेश सोलंकी साहब, अजय सिंह यादव साहब, आप तीनों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।